अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। केमिस्ट्री साइंसेज में खुश आमदीद। इससे पहले हम नॉर्मल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जैसा कि हम जानते हैं, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स रखते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक और डेफिनेशन भी लिखी जाती है, किताबों में मिलती है, कि ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर या आयनिक स्टेट के अंदर पार्शियली फील्ड डी या एफ ऑर्बिटल रखते हैं। अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की दो टाइप होंगी। एक वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, और एक वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। इनको हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन। क्यों कहा जाता है, इसके बारे में एक वीडियो में मैं बात कर चुका हूं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इस डिस्टिंक्शन को देख सकते हैं कि यह फर्क क्यों किया जाता है। फिलहाल हम बात शुरू करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, और उसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी जिस पर हम बात करेंगे वो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस, द रेडियस ऑफ एटम। के एटम के न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक का एवरेज डिस्टेंस, इसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं और हम इसके बारे में बात करेंगे। यह बात बहुत जरूरी है कि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को समझने से पहले हमें नॉर्मल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अच्छी तरह याद होनी चाहिए और उनका जो बिहेवियर है वो हमें समझ होना चाहिए। तभी हम इसको कंपेयर करके समझ भी सकेंगे और याद भी रख सकेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स और नॉर्मल एलिमेंट्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है, इस बात को समझना हमारे लिए बहुत अहम है। तो हम शुरू करते हैं, लेकिन उसमें जो पहली बात है वो ये है कि हमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल जाए और हम कुछ एलिमेंट्स को याद भी कर लें। तो जब हम पीरियोडिक टेबल पे देखते हैं, अगर हम एक जनरल रिप्रेजेंटेशन करें पीरियोडिक टेबल की, तो उसको कुछ इस अंदाज में दिखाया जा सकता है। ये आप समझ रहे होंगे। इसमें ये ग्रुप 1 और 2 है, जिनके लिए मैंने काफी जगह छोड़ दी है। ये ग्रुप नंबर 3rd ए से लेकर 8A तक है, यानी कि ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, और ये जो अंदर गैप आया हुआ है ये है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, और स्पेसिफिकली आउटर ट्रांजिशन का। जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, यानी जिनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं, वो हम जानते हैं कि वो पीरियोडिक टेबल में यहां नीचे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उनकी जगह यहां नीचे बनाई जाती है। तो ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं यहां पे। तो यहां जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए, आमतौर पर हम ये देखते हैं कि टॉप टू बॉटम हम बात करते हैं ग्रुप की, और लेफ्ट टू राइट हम बात करते हैं पीरियड की। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए हम ग्रुप को तो देखते ही देखते हैं, बट जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो वहां हम इनको पीरियड नहीं कहते, वहां हम इनको सीरीज का नाम देते हैं। तो ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो फर्स्ट टाइम अपीयर होते हैं वो पीरियड नंबर 4 में अपीयर होते हैं। नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो पीरियड नंबर 4 के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट फर्स्ट टाइम अपीयर होते हैं, लेकिन इन एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन को जब देखा जाता है तो उनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो 3D में प्रेजेंट होता है। दैट इज वाई कि पीरियड नंबर 4 के अंदर अपीयर होने वाले ये पहले पहले जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनको कहा जाता है 3D सीरीज।
इसी तरह से ये आगे चलता है। पीरियड नंबर 5 के अंदर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स अपीयर होते हैं उन्हें हम कहते हैं 4D सीरीज, और पीरियड नंबर 6 के अंदर जो ट्रांजिशन एलिमेंट अपीयर होते हैं उन्हें हम कहते हैं 5D सीरीज। तो सबसे पहले हम इन एलिमेंट्स के नाम याद करेंगे कि 3D एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, और 4D में कौन कौन है, और 5D में कौन कौन है। अच्छा, इसको याद करने का आसान तरीका जो है वो ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप चलें। पहले हम इनकी लिमिट्स को याद करते हैं कि कहां से कहां तक हमने जाना है। तो 3D सीरीज में अगर हम चलेंगे तो ये स्टार्ट होती है स्कैंडियम से। सिंबल भी याद करेंगे, नाम भी याद करेंगे, एटॉमिक नंबर भी याद करेंगे। एटॉमिक नंबर 21 से शुरू होती है और ये चलती है जिंक तक, एटॉमिक नंबर 30। तो स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 से शुरू होकर जिंक एटॉमिक नंबर 30 तक चलती है 3D सीरीज। इसी तरह 4D सीरीज जो है ये इट्रियम से शुरू होती है, एटॉमिक नंबर 39, और ये जाती है कैडमियम एटॉमिक नंबर 48 तक। और 5D सीरीज में एक ट्विस्ट आया हुआ है। वो ट्विस्ट क्या है कि ये लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57 से तो शुरू होती है, लेकिन लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स की एक लंबी सीरीज आती है जो कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर ऊपर वाले रीजन में पाई जाती है, यहां पाई जाती है, और इसको हम कहते हैं लैंथेनाइड्स, क्योंकि वो लैंथेनम के बाद में आते हैं, जो कि सीरियम एटॉमिक नंबर 58 से शुरू होती है और ल्यूटेशियम एटॉमिक नंबर 71 तक चलती है। 71 के बाद जो 72 नंबर आता है वो यहां आता है लैंथेनम के बाद। तो ये 5D सीरीज जो है इसमें पहला एलिमेंट लैंथेनम है, एटॉमिक नंबर 57, और उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट इसमें आता है वो हॉफनियम है, एटॉमिक नंबर 72, और यहां से ये कंटिन्यूस होता है और ये चलता है मरकरी तक, एटॉमिक नंबर 80। तो ये एक इसका आगाज है जो हमें कम से कम याद होना चाहिए। अगर हमें सारे एलिमेंट याद नहीं भी, वो भी है हमने याद करने हैं, लेकिन ये आगाज है। हमें एक इंट्रोडक्शन जो है वो पता होना चाहिए कि 3D कौन है, 4D कौन है और 5D कौन है। अब हम आगे चलते हैं और इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको भी याद करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, नोट करें कि अब हमें एटॉमिक नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, हमें आगाज याद है, तरतीब याद है, तो हमारे लिए इनको ज़हन नशीन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं जी आगे। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है विच इज Ti, वनेडियम आता है विच इज V, क्रोमियम के बाद मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर। तो ये 10 एलिमेंट इस तरह से पूरे हो जाते हैं। मैं इनको रिपीट करता हूं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। यहां पे देखिएगा जो 4D सीरीज है उसमें हमारे पास इट्रियम है, और इट्रियम के बाद हमारे पास जर्कोनियम आता है Zr। इसके बाद नायोबियम आता है Nb, और उसके बाद मोलिब्डेनम आता है Mo। नायोबियम, Nb, मोलिब्डेनम, Mo, और उसके बाद ये हमारे पास पहला आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट है जिसको हम टेक्नीशियम कहते हैं, एटॉमिक नंबर 43। टेक्नीशियम के बाद जो है यहां पे जो कंफ्यूजन आती है बच्चों को, वो R से शुरू होने वाले एलिमेंट्स हैं। इस रीजन में आपको R से शुरू होने वाले 3 एलिमेंट्स नजर आएंगे। इनके नाम और इनके सिंबल याद रखना जरा मुश्किल हो जाता है, कंफ्यूजन आ जाती है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें सबसे पहले है रुथेनियम Ru, और फिर इसमें है रोडियम RH। Ru रुथेनियम और RH जो है वो रोडियम। और निकल वाला जो ग्रुप है ये आप कह सकते हैं कि ये ग्रुप हमारे लिए एक बेंचमार्क है। ये ऐसा ग्रुप है जो हमें याद है। हम इस ग्रुप को जो है एज अ कैटालिस्ट
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते रहे हैं। आपको याद होगा हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द डबल बॉन्ड में हम निकल, प्लाटिनम और प्लाटिनम यूज करते हैं एज अ कैटालिस्ट। तो ये यही ग्रुप है। निकल के नीचे जो है ये प्लाटिनम आता है और इससे नीचे आगे हम देखेंगे प्लाटिनम आएगा, और इससे अगला जो ग्रुप है ये भी हम बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि ये वो एलिमेंट्स हैं जो सबसे कीमती एलिमेंट समझे जाते हैं और ये कॉइनेज मेटल कहलाते हैं। कॉपर के बाद जो है वो सिल्वर आती है, तो सिल्वर के बाद कैडमियम है। तो हम मूव करते हैं 5D सीरीज की तरफ। मैं एक दफा 4D को आपके लिए रिपीट करता हूं। इट्रियम नोट करें, सिंबल Y है लेकिन बोलने में ये I से बोला जाता है, ITT, इट्रियम। इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, प्लाटियम, सिल्वर और कैडमियम। फाइनली 5D सीरीज की तरफ हम चलते हैं। लैंथनम, हॉफनियम और हॉफनियम के बाद टेंटिलम, Ta, टेंटिलम। और ये वो एलिमेंट है जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं और जिसके बारे में हमें पता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये तमाम एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट तमाम एलिमेंट में से सबसे ज्यादा कार्बन का है इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, जबकि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा जो है वो टंगस्टन का होता है, W। और यही वो एलिमेंट है जिसको आप जानते हैं कि बल्ब जो शुरू में बनाए गए, जो फिलामेंट बनाए गए, लाइट प्रोड्यूसिंग फिलामेंट, वो इसी चीज के थे, टंगस्टन के थे, जिसकी येलो कलर की लाइट होती है। और इसके बाद टंगस्टन के बाद जो है वो हमारे पास वही जो मैंने आपको कहा कि R की एक सीरीज आती है, ये रीनियम है, RE, रीनियम। और उसके बाद ऑस्मियम है और उसके बाद रेडियम है और उसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा प्लाटिनम है, निकल, प्लाटियम और प्लाटिनम। और इसी के बाद जो कॉइनेज मेटल्स में जो सबसे कीमती एलिमेंट समझा जाता है, मेटल समझी जाती है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो ये हमारे पास एक तरतीब है और इस तरतीब को पहले याद करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है वो कैसे वेरी करता है। इस बात को समझने के लिए कि एटॉमिक रेडियस यहाँ पे कैसे वेरी कर रहा है, हमें डाटा पे नजर डालनी चाहिए और उसमें हमें एक बात पहले नॉर्मल एलिमेंट के बारे में रिपीट कर लेनी चाहिए कि हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है। नोट करें, अभी हम पहले बात करेंगे सीरीज के अंदर, और सीरीज के अंदर हम अगर देखें तो नॉर्मल एलिमेंट के अंदर हम इसको पीरियड के अंदर पढ़ते हैं। सीरीज भी लेफ्ट टू राइट पढ़ी जाती है, पीरियड भी लेफ्ट टू राइट पढ़ा जाता है। तो हम नॉर्मल एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं कि नॉर्मल एलिमेंट्स का जो साइज है वो वेरी करता है इस तरह से कि लेफ्ट टू राइट जो है वो साइज डिक्रीज करता है। और क्यों डिक्रीज करता है, हमें ये बात भी समझ होनी चाहिए। वो इसलिए डिक्रीज करता है कि नॉर्मल एलिमेंट्स के अंदर जब लेफ्ट टू राइट मूव की जाता है तो नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं और शील्डिंग इफेक्ट भी सेम रहता है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं। शेल सेम रहता है, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बढ़ने की वजह से साइज श्रिंक करता है, कम होता है, जैसा कि हम पीरियड नंबर 2 में देखते हैं कि वो स्टार्ट होता है फ्रॉम लिथियम एटॉमिक नंबर 3 और उसका साइज जो बताया जाता है 152 पिकोमीटर और वो एंड होता है नियॉन एटॉमिक नंबर 10 और ये ऑलमोस्ट 70 पिकोमीटर इसका साइज जो है वो लिखा जाता है, बताया जाता है। तो साइज जो है वो डिक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और वजह मैं बता चुका हूं, नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बढ़ने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती है, जिसकी वजह से साइज जो है कम हो जाता है। तो इस बात को याद रखने के बाद हम इस तरफ आते हैं और हम डेटा पे नजर डालते हैं। अगर आपके पास कोई किताब मौजूद है तो आप उस किताब से इस डेटा को देख सकते हैं। मैं यहाँ पे चंद एक वैल्यूज आपके लिए लिख रहा हूं, आप इन वैल्यूज पर गौर करिएगा। स्कैंडियम का जो
साइज है बताया जाता है वो 162 है। नोट करें कि यहां यूनिट हम जो यूज कर रहे हैं वो पिकोमीटर यूज कर रहे हैं। साइज को हम पिकोमीटर में मेजर कर रहे हैं, 162 है। उसके बाद टाइटेनियम 147 है। तो आप देखें कि इसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत तक क्लियर हो जाता है, हमें समझ आती है हाँ भाई साइज डिक्रीज करता है। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि साइज जो है वो डिक्रीज कर रहा है और ये फर्दर इसी तरह से डिक्रीज करता है और यहां पे आता है 134 और इसके बाद ये फर्दर डिक्रीज करता है और ये आता है 127, फिर ये आता है 126। इसको क्या होना शुरू हो गया है, इसमें डिफरेंस कम होना शुरू हो गया है। पहले आप देखिए कि वो बड़ी तेजी से डिक्रीज किया है और देन उसके अंदर डिफरेंस जो है वो कम होता जा रहा है। अब देखिए क्या हुआ है, अब इसका भी साइज जो है ऑलमोस्ट 126 है और उसके आगे इसका जो साइज है वो है 125 और निकल का जो साइज है वो 124 है। तो ऑलमोस्ट ये रीजन जो है ये कांस्टेंट एटॉमिक साइज शो कर रहा है। ये बता रहा है कि एटॉमिक साइज ना इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है। तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। ऑब्वियसली ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये नॉर्मली बिहेव नहीं करते, इनका बिहेवियर नॉर्मल एलिमेंट से डिफरेंट है और यही वो चीज है जिस वजह से हम इसको इतनी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। देन कॉपर आता है, तो कॉपर में देखें, कॉपर में बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा और डिफरेंट हो जाता है और जिंक में तो आप नोट करेंगे तो वैल्यू जो है वो एक अलग तरीके से ही अमल कर रही है। तो जो बिहेवियर नजर आ रहा है वो क्लियर होना चाहिए। अगर हम इसको एक ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, हम एक ग्राफ बनाएं, ग्राफ बनाते हैं हम बिटवीन द एटॉमिक नंबर ऑन दिस साइड और दूसरी तरफ हम साइज की बात करते हैं और हम देखते हैं कि इनमें रिलेशनशिप क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं कि साइज जो है वो बड़ी तेजी से नीचे आया, देन वो तकरीबन सेम रहा और फिर थोड़ा सा आखिर पे जाके वो इंक्रीज शो कर रहा है। ये थोड़ा सा आखिर पे एट द एंड ऑफ दिस सीरीज वो थोड़ा सा इंक्रीज शो कर रहा है। सो साइज इस तरह से यहां वेरिएशन शो करता है कि पहले साइज डिक्रीज करता है, देन कांस्टेंट रहता है, फिर इंक्रीज करता है। तो इस चीज को नोट कर लें, साइज डिक्रीज करता है पहले, देन इट रिमेन कांस्टेंट और फिर फाइनली ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। तो अब हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा क्यों है और उसमें एक बात है कि आप अपने डाटा को जो है उसको ध्यान से देखें तो आप बाकी सीरीज के अंदर भी ये बिहेवियर नोट करेंगे। ओके, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं वजह क्या है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनमें जो सबसे बुनियादी वजह हमें नजर आएगी वो है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझना पहले जरूरी है, तो आइए उसको समझते हैं। उसी लिए मैंने आपको एटॉमिक नंबर लिख के दिखाए थे, वो भी आपको याद हो गए हैं, आपके सामने लिखे हैं, वो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। तो हम जरा स्कैंडियम का स्ट्रक्चर विजुअलाइज करते हैं। पहले उसको नोट करिएगा बोहर मॉडल के अंदर कि बोहर मॉडल में वो किस तरह से बनता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर भी मेरी एक वीडियो मौजूद है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को एलेबोरेट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप उसको भी जरूर देखें। तो हम स्कैंडियम की बात कर रहे हैं तो हम उसको यहाँ पे नंबर देते हैं। हम जानते हैं कि स्कैंडियम में 21 प्रोटॉन्स होते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन को शो करता है। और एक नॉर्मल एलिमेंट में यानी ग्राउंड स्टेट के अंदर एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। सो 21 प्रोटॉन है तो 21 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। किस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और यहां भी वो ट्विस्ट आता है जिस वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या होने जा रहा है। 18 के बाद असल में हम ये जानते हैं कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में 18 आते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि तीसरे शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए।
8वें के बाद 9वां जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ऑब्वियसली यहीं पे आना चाहिए। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन नंबर 19 है वो बजाय तीसरी शेल में जाने के वो चौथे शेल में चला जाता है, और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन नंबर 20 भी चौथे शेल में चला जाता है, और 21st इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर यहां पे आता है। तो वेरिएशन आपको नजर आ गई, वेरिएशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम दी नॉर्मल एलिमेंट। नॉर्मल एलिमेंट में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है जिसको आप कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो वैलेंस शेल में यानी आखिरी शेल में होता है। लेकिन इन ट्रांजिशन एलिमेंट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल में नहीं बल्कि वैलेंस शेल से इनर शेल में होता है, जिसे पेरिमोडियल शेल कहते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं इसको करेक्ट करूंगा, अगर मैं गलत हूं तो वैलेंस शेल से अंदर वाला जो शेल होता है इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं। तो ये डिफरेंस है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर नॉर्मल एलिमेंट का और ट्रांजिशन एलिमेंट का, जो कि सारे के सारे बिहेवियर का जिम्मेदार है। अच्छा, ये जो ट्विस्ट आया है ये क्यों आया है, तो इसकी वजह जानने के लिए हमें इसकी डिटेल में जाना चाहिए, और हमें यह समझना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये शेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते बल्कि ये ऑर्बिटल के अंदर होते हैं। और ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल जो है वो सब शेल के अंदर होते हैं, और सब शेल जो है वो शेल में होते हैं। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल पे डिपेंड नहीं करती, वो ऑर्बिटल पे डिपेंड करती है और सब शेल पे डिपेंड करती है, आप कह सकते हैं। तो अगर हम सब शेल की तरतीब को देखेंगे तो उसमें क्या है वो नोट करें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और यहां वो ट्विस्ट आता है। आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे होंगे, 2, 4, 6, 10, 12 और 6, 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। तो तरतीब भी आपको याद होगी, पहला शेल है उसमें 1s है, दूसरे शेल है उसमें 2s और 2p है, तीसरा शेल है तो उसमें 3s, 3p और 3d होना चाहिए। तो यहां ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट क्या है कि यहां 3d आने के बजाय 4s आ जाता है, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन के बाद फिर 3d में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो ये डिफरेंस क्रिएट होता है। इस बिहेवियर को पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल कहा जाता है, पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल। और ये इस वक्त हमारा ऑब्वियसली मौजू नहीं है, हम इस पर बात नहीं करेंगे, बट जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन हमें ये याद रखना चाहिए। और इस बिहेवियर की वजह से हम प्रॉब्लम देखने में आती है, एक डिफरेंस देखने में आता है ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम द नॉर्मल एलिमेंट्स। तो आप नोट करें कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लाइक टाइटेनियम की अगर हम बात करेंगे, तो अब मैं ये नंबर जो है ये अंदर चेंज बार बार करूंगा तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन चलें मैं कोशिश करता हूं। 22 और 22nd इलेक्ट्रॉन भी तीसरे शेल में आएगा, फिर 23 और 23rd इलेक्ट्रॉन भी तीसरे शेल में आएगा, फिर 24 पे एक और ट्विस्ट देखने में आता है, और वो ट्विस्ट ये है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और अंदर 5 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, ऊपर 1 रहता है, और 25 के अंदर फिर वो जो बाहर से इलेक्ट्रॉन निकला था वो फिर वापस आ जाता है, और उसके बाद 26 का नंबर आता है तो फिर इलेक्ट्रॉन अंदर आना शुरू हो जाता है, 27 का नंबर आता है तो फिर इलेक्ट्रॉन अंदर आता है। तो आप ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अंदर जमा होते जा रहे हैं, और ये वैलेंस शेल में नहीं है, वो एक ट्विस्ट आता है, और वो एक एबनॉर्मल बिहेवियर है क्रोमियम का और कॉपर का। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल से अंदर वाले शेल में एंटर हो रहा है। 28 पर फिर एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा, इसी तरह 29 पर क्या होता है कि बाहर से इलेक्ट्रॉन निकलता है और इलेक्ट्रॉन अंदर इस तरह से जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, और 30 नंबर पर जो कि जिंक है, 30 नंबर पर बाहर भी 2 इलेक्ट्रॉन और अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन। अगर ये कॉपर और क्रोमियम के बिहेवियर को हम इग्नोर कर दें, जैसा कि इस वक्त हमारा वो मौजू नहीं है,
तो आप ये नोट करेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहर वाले शेल को छोड़ते हैं, यानी बाहर वाले शेल में एंटर नहीं होते, और बाहर से जो अंदर वाला शेल है उसमें एंटर होते हैं। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह होना चाहिए अगर हम नॉर्मल एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं तो, और वो ये है कि इनर इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं और इनर इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होता है। और इनर इलेक्ट्रॉन के नंबर का ज्यादा होने का क्या मतलब है? शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। तो ये डिफरेंस हमारे सामने आ गया। नॉर्मल एलिमेंट्स में हमने ये कहा था कि साइज डिक्रीज करता है बिकॉज नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमें देखने में ये आया है कि ये नोट कर लें, सीरीज के अंदर नंबर ऑफ शेल दे रिमेन सेम, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट ये इंक्रीज कर रहा है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग इन द इनर शेल, और इसको इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स भी लिखा जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं कि बाहर वाले शेल की बजाय अंदर वाले शेल में आ रहे हैं, दे आर आल्सो नोन एज इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो शील्डिंग इफेक्ट यहां पे इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इंक्रीज करता है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, और फाइनली प्रोटॉन भी इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करते हैं। तो नोट करें, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज कर रहा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज कर रहे हैं। अब इसका असर क्या होगा समझने की कोशिश करते हैं। शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है? शील्डिंग इफेक्ट दरअसल ये जो न्यूक्लियस है इसकी अट्रैक्शन को, जो कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे लग रही होती है, उसको रोकने की कोशिश करता है। नोट करें ना, प्रोटॉन का काम है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, लेकिन इलेक्ट्रॉन का काम है इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना। इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है और प्रोटॉन ऑपोजिट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो ये प्रोटॉन जो है ये सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन हो ये रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन अंदर मौजूद हैं ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन आपस में भी खैर रिपेल करते हैं, लेकिन ज्यादा जो प्रोनोन्स इफेक्ट होता है इनका वो इस इलेक्ट्रॉन पे देखने में आता है। और असल में इलेक्ट्रॉन मैटर ही ये वाला करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा तो रेडियस बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन करीब आ जाएगा तो रेडियस कम हो जाएगा। इसलिए हम इसी इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट पर बात करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन अंदर मौजूद हैं ये इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनको रिपेल करते हैं, और एक तरफ न्यूक्लियस इनको अट्रैक्ट करता है, ये उसको रिपेल करते हैं। नतीजा क्या होगा? नतीजा होगा कि कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एक बंदा साइकिल चला रहा है तो अगर तो उसको कोई पीछे से डिस्टर्ब नहीं कर रहा, कोई उसको खींचने वाला नहीं है, कोई उसके साथ शरारत करने वाला नहीं है, तो वो अपनी जितनी कुव्वत है वो आगे की तरफ लगा रहा है और उसकी साइकिल एक स्पीड पर चल रही है। लेकिन अगर एक बच्चा जो है वो पीछे से उसको पकड़ लेगा तो यकीनी बात है कि जितनी फोर्स वो लगा रहा है साइकिल चलाने में वो सारी की सारी साइकिल को स्पीड अप करने में इस्तेमाल नहीं होगी। कुछ फोर्स जो है वो पीछे वाले बंदे को धकेलने में भी, बच्चे को धकेलने में भी इस्तेमाल होगी, तो उसकी वजह से साइकिल उतनी स्पीड नहीं पकड़ पाएगी। तो यहां पे भी यही इफेक्ट हमें नजर आता है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अमल कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं करती, अमल करती है, लेकिन उसमें कुछ कमी वाकई हो जाती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज इनर इलेक्ट्रॉन्स, ये जो अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी वजह से। और इसी फैक्टर को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, और यहां पे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है। तो शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज करने से हम ये समझते हैं कि न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के ऊपर अट्रैक्शन कम हो जाती है, और इसका वाज़ेह मतलब ये है कि साइज बढ़ता है। तो नोट करें कि शील्डिंग इफेक्ट ये चाहता है कि साइज इंक्रीज करे,
जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन का फैक्टर हम जानते हैं कि नंबर ऑफ शेल जब सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इंक्रीज करने का फैक्ट ये होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहते हैं, ऑब्वियसली दे आर पॉजिटिवली चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो अट्रैक्शन की वजह से ये चाहते हैं कि साइज डिक्रीज करे। तो ये एक कंपटीशन आ जाता है इन दोनों प्रॉपर्टीज के दरमियान। अच्छा नोट करें, ये बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि नॉर्मल एलिमेंट में शील्ड इफेक्ट काम नहीं करता। नॉर्मल एलिमेंट में शील्ड इफेक्ट जीरो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है थ्रू आउट द पीरियड, सेम रहता है, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट वहां पे काम नहीं करता। तो वहां पे बिल्कुल प्रॉब्लम साफ है कि प्रोटॉन नंबर के इंक्रीज करने से साइज जो है वो डिक्रीज करेगा, वहां पे हमें कोई मसला नहीं है। यहां अब क्या हो गया है कि यहां शील्डिंग इफेक्ट भी आ गया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी अमल कर रहे हैं। शील्डिंग इफेक्ट चाहता है साइज इंक्रीज करे, प्रोटॉन चाहते हैं साइज डिक्रीज करे, दोनों के अंदर कंपटीशन होगा। तो कंपटीशन तुम्हें यहां पे नजर आ रहा है कि पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन, चूंकि शील्डिंग इफेक्ट अभी थोड़ा थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन आया था, 2 आए थे, 3 आए थे, शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ था, प्रोटॉन नंबर ज्यादा थे तो वो अपना इफेक्ट शो कर रहे थे। देन विद द पैसेज ऑफ टाइम शील्डिंग इफेक्ट और नंबर ऑफ प्रोटॉन के अंदर जो है वो एक सख्त मुकाबले के बाद एक बराबरी आ जाती है कि प्रोटॉन नंबर जो है वो साइज डिक्रीज कर रहे होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट साइज इंक्रीज कर रहा होता है, दोनों में बैलेंस हो जाता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है जैसा कि ग्राफ में भी नजर आ रहा है। और फिर अल्टीमेटली हम देखते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट जीत जाता है। शील्डिंग इफेक्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इफेक्ट को जो है वो दबा देता है और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से साइज जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये जो जिंक में आपको इंक्रीज नजर आ रहा है ये इसी फिनोमिना की वजह से नजर आ रहा है। तो ये है सीरीज के अंदर साइज का वेरिएशन शो करना ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। तो इसको अच्छी तरह समझिएगा, इसको कंपेयर करिएगा पहले नॉर्मल एलिमेंट से, उसको पहले याद करिएगा, फिर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब हम फाइनली इसकी तरफ चलते हैं, ग्रुप की तरफ। ग्रुप में टॉप टू बॉटम बिहेवियर कैसे वेरी करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। हम ग्रुप में के अंदर बात कर रहे हैं और यहां इसके लिए कोई दूसरा नाम नहीं है, ग्रुप ही। जैसे नॉर्मल एलिमेंट में ग्रुप होते हैं वैसे यहां पे भी ग्रुप है, लेकिन यहां ग्रुप बड़े छोटे हैं, 3-3 एलिमेंट के हमें नजर आ रहे हैं। तो यहां पे भी ऑब्वियसली डाटा विल हेल्प अस, अगर हमारे पास डाटा मौजूद है तो हम उसकी मदद से इसको कंपेयर करने में आसानी महसूस करेंगे। ऊपर से नीचे आते हुए इसका जो साइज है वो 180 है, अगेन 180 पिकोमीटर, और इसका जो साइज है वो 187 पिकोमीटर है। अच्छा यहां पे आप नोट करें कि साइज जो है वो इंक्रीज किया है। फिर वही बात, पहले नॉर्मल एलिमेंट्स को देख लें। नॉर्मल एलिमेंट में क्या होता है कि नॉर्मल एलिमेंट में ग्रुप में साइज बढ़ता है, और क्यों बढ़ता है? बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं। ऑब्वियसली जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करेगा और साइज जो है वो इंक्रीज करेगा। ऐसी सूरत में नंबर ऑफ प्रोटॉन का इंक्रीज करना जो है वो मैटर नहीं करता। तो ये आपको वही बिहेवियर नजर आ रहा है। अच्छा यहां पे देखिएगा, तो इसके जो साइज है वो 147 है, इसके बाद इसका 160 है, और यहां क्या हुआ है 158। साइज बजाय इंक्रीज करने के डिक्रीज हो गया, लेकिन ये डिक्रीज नहीं है, इसको आगे जरा ऑब्जर्व करिएगा। 134 से ये आता है 146 और ये फिर आता है 146। इसको जरा आगे लेके चलते हैं, और ये 127 से 139 और ये भी क्या है 139। फर्दर आपके पास जो डाटा अवेलेबल है आप उस डाटा से इसको कंपेयर करेंगे तो आपको ये देखने में आएगा कि इन दो सीरीज का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, साइज रिमेन सेम। तो ये भी एक हैरत अंगेज बात है, एक एबनॉर्मल बिहेवियर है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, जो कि हमने नॉर्मल एलिमेंट्स में नहीं देखा। नॉर्मल एलिमेंट में ग्रेजुअली साइज ग्रुप के अंदर इंक्रीज ही इंक्रीज करता है। यहां ये हुआ है कि साइज पहले तो इंक्रीज किया है 3D से 4D में, और 5D के अंदर जो साइज है वो इंक्रीज ही
नहीं किया। अगर मैं इसको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करूंगा तो ग्राफ में आप देखें, ग्राफ में ये कैसे हमें नजर आएगा, नोट करिएगा। हम यहां पे उसी तरह से एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे और यहां पे हम साइज की बात करेंगे और नोट करेंगे 3D के अंदर साइज जो है वो वेरिएशन शो कर रहा है इस अंदाज में। 4D के अंदर ऑब्वियसली 4D के एलिमेंट का साइज जो है वो 3D के एलिमेंट्स के साइज से ज्यादा है, लेकिन 5D जो है इट रिमेन ऑलमोस्ट सेम, ये इसी लेवल पर ऑलमोस्ट रहती है, इससे ना ऊपर ना नीचे, ऑलमोस्ट वही इसका होता है। स्टार्ट पे ऑब्वियसली इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, ये इस तरह से स्टार्ट पे वेरिएशन देखने में आती है। स्टार्ट में बिल्कुल यहां पे आप देख रहे हैं कि साइज इंक्रीज कर रहा है, लेकिन आफ्टर दैट इट रिमेन ऑलमोस्ट सेम। तो ये क्या चीज है, इसको मैंने अपनी एक और वीडियो में जो डिस्क्राइब किया हुआ है। दिस इज कॉल्ड लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। इसमें लेंथेनाइड कंट्रैक्शन आई हुई है। देखिए याद रखें, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के दो मतलब लिए जाते हैं आमतौर पर। एक मतलब ये लिया जाता है कि लेंथेनाइड्स के अंदर जैसा कि नॉर्मल एलिमेंट्स में है, साइज ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। अगर आप डाटा में देखें तो ये जो दरमियान में जो एलिमेंट्स हमने छोड़ दिए हैं, जो कि ये हैं सीरियम से ल्यूटेशियम तक, ये जो हमने एलिमेंट छोड़ दिए हैं, इनका साइज जो है ये ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। 165 से ये आता है 156 तक, तो ये ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। हालांकि नोट करने की बात है कि ये बी ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो अगर आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट का साइज इस तरह से डिक्रीज करता है, इस तरह से वेरी करता है, इनफैक्ट डिक्रीज नहीं बल्कि पहले डिक्रीज करता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर इंक्रीज कर रहा है, तो इनका साइज भी इसी तरह से जो है वो वेरी करना चाहिए। लेकिन लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के अमल के नतीजे में यहां पे जब साइज के हम वेरिएशन देखते हैं तो वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। चाहे ग्राफ के अंदर आप उसको जब देखेंगे तो वो आपको इस तरह से नजर आएगा कि साइज ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। देयर इज नो वेरिएशन, इट इज जस्ट लाइक द नॉर्मल एलिमेंट्स। जैसे कि नॉर्मल एलिमेंट बिहेव कर रहे हैं, ये तकरीबन उसी तरह से होता है। तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का एक मतलब ये है कि लेंथेनाइड के अंदर लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से साइज ग्रेजुअली डिक्रीज ही करता है। देयर इज नो कांस्टेंट साइज, देयर इज नो इंक्रीज इन साइज, तो वो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन है। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का दूसरा जो मतलब लिया जाता है वो यहां पे हमें नजर आ रहा है कि ग्रुप के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में 3D से 4D पे साइज इंक्रीज किया है, जबकि 5D पे साइज इंक्रीज नहीं किया। आप लफ्ज कंट्रैक्शन को यहां पे भी आप उसी तरह से अमल करता हुआ देखेंगे जैसे यहां अमल करती है। क्यों? अगर हम इस बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि साइज इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन कंट्रैक्शन हो रही है, साइज डिक्रीज कर रहा है। अगर हम यहां पे देखते हैं तो हम देखते हैं कि ग्रुप के अंदर साइज इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन साइज इंक्रीज करने के बजाय जो है वो सेम रहता है, तो ये भी कंट्रैक्शन हुई है। तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन है जो इसकी वजह बनती है कि ग्रेजुअली साइज के इंक्रीज करने की बजाय यहां साइज जो है वो कांस्टेंट रहता है। कहां पे? स्पेसिफिकली 3D सीरीज से जब 4D सीरीज से जब हम आते हैं 5D सीरीज के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, इसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। इस लेवल पर तो ये चीजें बड़ी सिंपल होनी चाहिए। डाटा जो है वो हमें इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन को जो है वो हम यहाँ पे जरूर देखेंगे। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बात की है एटॉमिक रेडियस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। इसकी समरी ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम बात करते हैं सीरीज और ग्रुप के बारे में, और सीरीज में हमारे पास 3D सीरीज है, 4D सीरीज है और 5D सीरीज है। और सीरीज के अंदर जो साइज की वेरिएशन है वो ये है कि साइज पहले डिक्रीज करता है, देन इट रिमेन कांस्टेंट एंड देन फाइनली इट शो सम इंक्रीज। ग्रुप के अंदर अगर हम बात करें तो ग्रुप के अंदर साइज जो है वो इंक्रीज करता है 3D से 4D पर, और फिर 4D से 5D पर साइज जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो इंक्रीज शो नहीं करता बिकॉज ऑफ द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जो वेरिएशन आई है पीरियड में उसको भी मैं समराइज कर दूं कि उसके अंदर जब सीरीज के अंदर जो वेरिएशन आई है वो ये है
कि सीरीज के अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट है और नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये दोनों फैक्टर अमल करते हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं। इनिशियली नंबर ऑफ प्रोटॉन अपना इफेक्ट शो कर पाते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दोनों फैक्टर जो है एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और फाइनली शील्डिंग इफेक्ट जो है वो विन कर जाता है और वो अपना इफेक्ट शो करता है। इस टॉपिक के रेलिवेंट आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।